नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 30 सितंबर को पूरा हो रहा मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल। बड़ा सवाल, कौन होगा अफसरशाही का अगला मुखिया या फिर मौजूदा चेहरे को मिलेगा सेवा विस्तार। केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। गुप्तकाशी मंडल दौरे पर रहेंगे मंत्री सौरभ बहुगुणा। जनता का टटोलेंगे मन, जीत का भी अभी से दावा। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में टीचर्स ले रहे मन मुताबिक अटैचमेंट। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने तलब की रिपोर्ट, बड़ी कार्रवाई की तैयारी। देहरादून में यातायात समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस बढ़ाएगी क्रेनों की संख्या। नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों पर होगी कार्रवाई, नियमों के उल्लंघन पर होगा एक्शन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा समेत 5 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके चलते मंत्री सौरभ बहुगुणा जल्द ही केदारनाथ दौरे पर रहेंगे। मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि गुप्तकाशी मंडल की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, जिसका वो जल्द ही दौरा कर जनता का मन टटोलने का काम करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया है कि पीएम मोदी द्वारा केदारनाथ धाम में कराए गए विकास कार्यों पर जनता को बीजेपी का साथ जरूर मिलेगा। जहां तक केदारनाथ विधानसभा की बात है, 2022 में वहां की देवतुल्य जनता ने स्वर्गीय शैला रानी रावत जी को भारी मतों से जिताया था। बहुत दुखद परिस्थिति में हम उस चुनाव में जा रहे हैं, क्योंकि हमारी विधायिका की देहांत हुआ और उसकी वजह से हमको ये बाई इलेक्शन आज झेलना पड़ रहा है। मैं वहाँ पे 3 दिन अभी पहले भी रह के आया हूँ। गुप्तकाशी मंडल की मुझे जिम्मेदारी मिली है और मैं जनता से भी मिला, जनप्रतिनिधियों से भी मिला, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिला। पार्टी के प्रति अच्छा रुझान है। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल 30 सितंबर को पूरा हो रहा है। ऐसे में चर्चाएं शुरू हो गई है कि आखिर प्रदेश में अफसरशाही का अगला मुखिया कौन होगा। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में अफसरशाही का अगला मुखिया कौन? 30 सितंबर को पूरा हो रहा राधा रतूड़ी का कार्यकाल। कोई और संभालेगा मुख्य सचिव का पदभार या फिर राधा रतूड़ी को मिलेगा सेवा विस्तार? उत्तराखंड में अफसरशाही का अगला मुखिया कौन होगा, इसे लेकर उत्तराखंड के पावर कॉरिडोर्स में चर्चाएं जोरों पर है। राधा रतूड़ी को फिर से एक बार सेवा विस्तार मिल जाएगा या फिर किसी और अफसर के सिर पर अफसरों के सरताज होने का ताज सजेगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। दरअसल राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल 30 सितंबर को पूरा होने जा रहा है। ऐसे में अब चर्चा होने लगी है कि अगला मुख्य सचिव कौन होगा। आखिर कौन वो अफसर होगा जिसे ये बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि देहरादून में बैठी अफसरशाही को दिल्ली से आया कोई बड़ा अफसर संभालेगा या फिर मैडम सीएस को ही फिर से एक बार सेवा विस्तार दे दिया जाएगा। वैसे सच ये भी है कि उत्तराखंड में मौजूदा समय में सिर्फ ऐसा अफसर एक ही दिखता है जिसका नाम अगले मुख्य सचिव के तौर पर चर्चाओं में है। ये नाम है आनंद वर्धन का। यानी 1988 बैच की आईएएस राधा रतूड़ी के बाद वरिष्ठता के क्रम में देखें तो आनंद वर्धन का ही नाम सबसे ऊपर आता है। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी वर्धन जून 2027 में रिटायर होंगे। ऐसे में उनके पास अभी सेवाकाल की लंबी अवधि है। मुख्य सचिव के तौर पर जिस अगले नाम की चर्चा हो रही है वो आनंद वर्धन का है। वहीं दिल्ली या कहीं और उत्तराखंड से प्रतिनियुक्ति पर गया कोई और सीनियर आईएएस नहीं दिखता जिसे मुख्य सचिव बनाकर राज्य में लाया जा सके। उधर अधिकारियों के गलियारों से आती खबरें बताती हैं कि फिलहाल सरकार और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अफसरशाही का मुखिया बदलने के मूड में नहीं दिख रहे हैं और यही वजह है कि सरकार ने राधा रतूड़ी का कार्यकाल बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को खत लिखा है। ऐसे में इस बात की संभावना प्रबल हो जाती है कि राधा रतूड़ी ही मुख्य सचिव का कामकाज संभालती रहेंगी। सूत्र ये भी बताते हैं कि राधा रतूड़ी को कम से कम 3 महीने का कार्यकाल विस्तार मिलना तय है और इस संबंध में केंद्र को कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में इस साल के अंत तक राधा रतूड़ी ही राज्य की मुख्य सचिव बनी रहेंगी। बताया ये भी जा रहा है कि अगले साल के शुरू में आनंद वर्धन मुख्य सचिव के पद पर बैठेंगे और अफसरशाही की कमान संभालेंगे। इसके साथ ही राधा रतूड़ी रिटायरमेंट के बाद किसी आयोग का कामकाज संभाल सकती हैं। फिलहाल
तमाम कयासों के बीच राधा रतूड़ी के सेवा विस्तार की संभावनाएं ही सबसे अधिक दिखती हैं। हालांकि पावर कॉरिडोर्स की लॉबिंग भी इस फैसले को बहुत हद तक प्रभावित करती है। ऐसे में फिलहाल सरकार के फैसले का इंतजार ही किया जा सकता है। शिक्षा विभाग एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। अपने मन मुताबिक शिक्षा विभाग में टीचर्स की अटैचमेंट का मामला सामने आने के बाद विभाग में खलबली मच गई है। वहीं इस मामले में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने रिपोर्ट तलब की है। फिर चर्चाओं में शिक्षा विभाग, शिक्षक मन मुताबिक ले रहे अटैचमेंट। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने तलब की रिपोर्ट। हो सकता है बड़ा एक्शन। शिक्षकों को पहाड़ चढ़ाने के दावे तो सभी सरकार में किए गए, लेकिन क्या असल में शिक्षक पहाड़ चढ़ पाए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि शिक्षा विभाग में मनमर्जी से टीचर्स अटैचमेंट लेते रहे और पहाड़ चढ़ने से बचते रहे। लेकिन अब मामले का जब खुलासा हुआ तो विभाग में खलबली मच गई। दरअसल अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट का अटैचमेंट देहरादून सीमेंट में 2 महीने के लिए हुआ था, लेकिन शिक्षकों के द्वारा इसे मुद्दा बनाए जाने के बाद अभिषेक भट्ट ने शिक्षा महानिदेशक से मिलकर खुद ही अपना अटैचमेंट निरस्त करने को लेकर पत्र दिया। साथ ही उन्होंने सभी शिक्षकों की अटैचमेंट छात्रहित में निरस्त करने की मांग की, जिसके बाद अटैचमेंट को लेकर मामला विभाग में गर्मा गया। अब आंकड़ों के लिहाज से यदि बात करें तो प्रदेश में 46 प्रवक्ता ऐसे हैं जो अपने मूल स्कूल को छोड़कर दूसरी जगह पर अटैचमेंट पर हैं। 76 LT संवर्ग के शिक्षक अपने मूल विद्यालय को छोड़कर दूसरी जगह अटैच हैं। 200 प्राइमरी शिक्षक अपने मूल विद्यालयों को छोड़कर दूसरी जगह पर अटैच हैं। 300 मिनिस्टर संवर्ग के कर्मचारी अपने मूल जगह से दूसरी जगह पर अटैच हैं। मामले का खुलासा होने के बाद शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने खुद अटैचमेंट को लेकर पूरी रिपोर्ट तलब करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि आखिर किसकी सिफारिश पर अटैचमेंट हुए हैं। जो अटैचमेंट की व्यवस्था की गई है उसमें अगर कोई कैंसर पीड़ित है या कोई विकलांग है या कोई एकल है, उसको छोड़ के अगर किसी का भी अटैचमेंट है तो उसका मैंने आज विभाग को निर्देश दिए हैं कि वो जो है मुझको रिपोर्ट देंगे। जल्दी रिपोर्ट मिलेगी तो फिर उसका अध्ययन किया जाएगा। शिक्षा विभाग में अटैचमेंट को लेकर मचे बवाल के बीच उन शिक्षक और कर्मचारियों में भी हड़कंप मचा है जो अटैचमेंट पर मूल जगह से दूसरी जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक लीलाधर व्यास का कहना है कि ऐसे सभी शिक्षक कर्मचारियों की अटैचमेंट को लेकर रिव्यू किया जा रहा है। अटैचमेंट का एक ब्यौरा तलब किया था उच्च स्तर से और वो ब्यौरा हम लोगों ने जुटा दिया है, लेकिन अटैचमेंट की स्थितियां अलग अलग हैं। कुछ उसमें गंभीर रोग किस्म के भी लोग हैं, कुछ दिव्यांग किस्म के भी हैं, तो अभी उसका एक विश्लेषण चल रहा है। पहाड़ की तस्वीर और तकदीर बदलने की बड़ी बड़ी बातें तो की जाती है। शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधारने के दावे किए जाते हैं, लेकिन असल में तो शिक्षक पहाड़ चढ़ने को ही तैयार नहीं है। पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा देने से बचने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से टीचर्स आसानी से अटैचमेंट लेकर काम करते रहे, लेकिन अब शिक्षा मंत्री ने ऐसे टीचर्स की रिपोर्ट तलब की है जो गंभीर बीमारी का बहाना बनाकर बिना वजह अटैचमेंट करवाते रहे। अब देखना होगा कि आखिर ऐसे शिक्षकों पर किस तरह से एक्शन लिया जाता है। रुद्रपुर में वेंडर जोन का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। बीजेपी नेता ने वेंडर जोन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कहा है। बता दें कि विकास शर्मा ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी दीपावली से पहले व्यापारियों को उनके दुकान की चाबी सौंप देंगे और उसके बाद से लगातार जिलाधिकारी महोदय और हमारे नगर आयुक्त ने मिलकर ये जगह को ढूंढा है और इस जगह पे तब से लेके आज तक लगातार वेंडिंग जोन का काम चल रहा है। हम लोग पहले भी यहाँ पर आए थे, इसको देख के गए थे और लगभग आप देख रहे हैं ये कार्य जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये अब इस समय पूर्ण होने की तरफ है। और हमारे जो दुकानदार बस अड्डे के आसपास से हटाए गए थे उनके लिए हमारी पहली प्रेफरेंस है कि उनको ये दुकानें मिलेंगी। नई टिहरी के जिला अस्पताल बौराड़ी में विधायक किशोर उपाध्याय की अध्यक्षता में जिला चिकित्सालय प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें जिला चिकित्सालय को दून अस्पताल और कोरोनेशन की तर्ज पर सुदृढ़ीकरण और परिवर्तित करने का फैसला लिया गया। वहीं इस बैठक में जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य उपकरणों, मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। वो ये हुआ कि जिस तरह से देहरादून में पहले दून अस्पताल था, जिस तरह से वहाँ कोरोनेशन हॉस्पिटल है वो जिला अस्पताल है, उसी तरह से हम इसको यहाँ ये सीएमओ साहब और जिलाधिकारी जी के नेतृत्व में उसको बनाने का काम करेंगे। ये निर्णय आज यहाँ पर हुआ है।
वहीं खटीमा में नगर पालिका विस्तार के बाद अधिकारियों को नगर निकाय चुनाव को देखते हुए 28 सितंबर तक वोटर लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने अधिकारियों के साथ बैठक कर वोटर लिस्ट के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने बताया कि वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। खटीमा का जो सीमा विस्तार हुआ परिसीमन के बाद जो वोटर्स यहाँ पर बढ़ गए हैं, उन वोटर्स की लिस्ट यहाँ पर बनाई जाती है। लगभग सभी 20 वार्डों में हमारे, क्योंकि सभी की प्रकृति चेंज हो गई थी, तो सभी 20 वार्डों में हमारा ये काम हो रहा है और 28 तारीख की हमारे डेडलाइन है। तब तक हमने ये वोटर लिस्ट तैयार करके चुनाव आयोग को भेज देनी है, राज्य चुनाव आयोग को भेज देनी है। उधर बीजेपी नेता खटीमा के बाढ़ प्रभावितों को जल्द राहत राशि देने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि बाढ़ प्रभावित राहत कार्यों में हो रही देरी पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में एसडीएम ने नाराज लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। देखिए, चेक वितरण का जो सिलसिला हमारा जारी हुआ था, पहले 8-9 जुलाई को हमारे जो यहाँ पर खटीमा क्षेत्र के अंदर आपदा आई थी, उसमें लगभग हमने 12.5 करोड़ इतना का हमने चेक वितरण कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन कुछ शिकायत भी प्राप्त हुई कि कुछ पात्र व्यक्ति इसमें छूट गए। तो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश भी हुए थे और डीएम साहब के भी हमारे निर्देश हुए थे कि जो भी पात्र व्यक्ति छूट गए हैं उनको भी हम दोबारा से इसको ले लें और उनको चेक वितरण का कार्य करें। उधर किच्चा में पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने एसडीएम से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने एसडीएम को बताया कि आधार सेवा केंद्र का संचालक उनके नाम से अवैध वसूली कर रहा है और गैर कानूनी तरीके से बाहरी लोगों का आधार कार्ड बना रहा है। ऐसे में पूर्व विधायक ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इसमें एक वीडियो हुआ है जिसमें कोई आधार केंद्र में काम करने वाला कोई व्यक्ति है, वो माननीय पूर्व विधायक जी का नाम लेके कुछ लोगों को धमकी जैसा एक पैसा मांगने या इस तरीके की वार्तालाप करते हुए देखा गया है। उसको लेकर उन्होंने शिकायत की है कि उनके नाम का दुरुपयोग करने के लिए एक साजिश है। इस बारे में पुलिस को उनका जो प्रार्थना पत्र है वो प्रेषित किया गया है कि जांच इसमें की जाए। वहीं हल्द्वानी पहुंचे डीजीपी अभिनव कुमार ने आम जनता के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में आम लोगों ने सुरक्षा को लेकर सुझाव और शिकायतें की। उधर डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि आम जनता ने साइबर क्राइम, गंभीर अपराध और बढ़ते नशे पर रोक लगाने के साथ ही यातायात को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि पुलिस इस पर अपने स्तर से कार्रवाई करेगी। वहीं उन्होंने नैनीताल जिले में हुई 50 करोड़ की डकैती पर कहा कि उन्हें इस मामले की कोई खबर नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे गृह मंत्री जी भी हैं, वो भी लगातार पुलिस के मॉडर्नाइजेशन पर और पुलिस की मतलब पुलिस के संसाधनों को सुधार करने के लिए लगातार चिंता व्यक्त करते रहते हैं, लगातार अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग एक बहुत वृहद योजना बना के पुलिस विभाग के हर पहलू में हम उसको सुदृढ़ करने के लिए क्रियाशील हैं। और जैसे अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने 65 करोड़ रुपए दिए हैं उत्तराखंड पुलिस के भवनों को सुधारने के लिए। अभी कुछ दिन पहले शासन में एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई थी, 25 करोड़ रुपए हमें जल्दी मिलने वाले हैं गाड़ियों की खरीद के लिए। वहीं काशीपुर में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दूसरा एनकाउंटर करते हुए फरार बदमाश को गिरफ्तार किया है। इससे पहले जसपुर में पुलिस की मुठभेड़ आरोपी के साथ में हुई थी और इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया था। हालांकि अब दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी की माने तो आरोपियों के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पूछताछ के दौरान इसने जो अभी चीज़ बताई उससे ये पता चला कि इस पर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, चोरी, किडनैपिंग, ये गंभीर अपराधों के कई मुकदमे उत्तर प्रदेश में हैं और जिन जिन थानाओं में ये अपराध पंजीकृत हैं उनसे पूछताछ कर स्पष्ट किया जाएगा। देहरादून में नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने वाले जरा सावधान हो जाएं। अब अगर आपने अपने वाहन नो पार्किंग में खड़े किए तो ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन को तुरंत उठा कर ले जाएगी। दरअसल अभी तक देहरादून जिले की ट्रैफिक पुलिस के पास नो पार्किंग में खड़े वाहन उठाने के लिए सिर्फ 9 क्रेन थी। अब ट्रैफिक पुलिस 21 क्रेन सड़कों पर उतार रही है। क्रेन की संख्या बढ़ने के साथ ही मुख्य मार्गों के अतिरिक्त दूसरे कनेक्टिंग रूटों में भी नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर कार्रवाई होगी।
शहर की यातायात व्यवस्था के लिए यहाँ पर हमारी 9 क्रेन यहाँ पर कार्यरत थी जो पीपीपी मोड में चल रही थी, लेकिन जिस तरह से यातायात का दबाव बढ़ रहा है, अभी त्यौहार का सीज़न भी आ रहा है, साथ ही साथ एलिवेटेड रोड भी अब ओपन हो जाएगी आने वाले कुछ मंथ में, तो बहुत सारे टूरिस्ट भी आएंगे। और खासकर जो देखा गया है कि सड़क किनारे गाड़ी खड़ी होने पर, चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, उसके कारण काफ़ी यातायात में प्रबंधन में दिक्कत आती है। तो अब इसको क्रेन को बढ़ाने के लिए शासन से अनुमति इसमें मांग ली गई है। इसमें 21 क्रेनों को रखा जाएगा। अलग अलग रूट निर्धारित किए गए हैं कि एटलीस्ट एक रूट पर एक क्रेन अगर कोई गाड़ी टो कर रही तो दूसरी क्रेन वहाँ पर रहे मौजूद। तो इसको देखते हुए 21 क्रेनों का अनुमोदन के लिए भेजा गया है। और इसमें 2 व्हीलर के लिए अभी तक अनुमति नहीं थी, तो 2 व्हीलर के लिए भी कहा गया। राजधानी देहरादून में कब्र से निकाले गए महिला के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि आखिर महिला की मौत कैसे हुई थी। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि पैथोलॉजी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये थाना बसंत विहार में श्रीमती फराज है, जिनका डेथ के बाद उनका क्रिमेशन हो गया था, और लेकिन इसमें परिवारजनों द्वारा इसमें आकर एक तहरीर दी गई जिनके द्वारा इस पर हत्या का शक जाहिर किया गया था। उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। चूँकि शव को पूर्व में दफना दिया गया था, इसकी सूचना जो है पुलिस को नहीं दी गई थी, ना ही कोई पोस्टमार्टम और पंचायतनामा हुआ था। तो शक के आधार पर जिस तरह की तहरीर आई थी उस पर पुनः जो है मजिस्ट्रेट द्वारा जो इसमें शव को निकालने के उपरांत उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया था। और आज पीएम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें जो है अभी स्पष्ट कारण न होने के कारण उसका बिसरा और हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है। जब वो रिपोर्ट आने के बाद पूरा स्पष्ट हो पाएगा कि किसी पॉइजनिंग के कारण या अन्य कारणों से कोई क्या डेथ हुई है, तब उसको इन्वेस्टिगेशन में लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजधानी देहरादून के राजपुर रोड पर मौजूद पीएम श्री राजकीय बालिक इंटर कॉलेज में स्वच्छता पखवाड़े के तहत पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में शामिल छात्राओं ने अपनी कला के जरिए स्वच्छ प्रदेश का संदेश दिया। उधर कार्यक्रम में शामिल हुई एनआईसी के जॉइंट डायरेक्टर ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिता छात्राओं को प्रोत्साहित करने के साथ ही उनके व्यक्तिगत जीवन में भी असर डालती है। एनआईसी से हूँ, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंडर आता है और हमारा ऑफिस सचिवालय में है। मैं जॉइंट डायरेक्टर हूँ वहाँ पर, और हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रतियोगिता आयोजित की है स्कूल में इन बच्चियों के लिए, जिससे कि इन्हें पता चले कि स्वच्छता का महत्व क्या है, और ये अपने घर में भी जाके बताएं कि हमें स्वच्छ रखना कितना ज़रूरी है। सर, ये हमारी जीवन शैली में बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि स्वच्छता हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे आसपास का, चाहे वो वातावरण हो, पर्यावरण हो या हम हो, हर जगह हमें स्वच्छता की ज़रूरत पड़ती है। वहीं अल्मोड़ा में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर कर्मचारियों ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करे, और जब तक पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। विधायक जो है पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, और जो है 60 वर्ष तक जो है सेवा कौन कर रहे हैं, हमारे जो सरकार की जो है रखवाली कर रहे हैं और उसके कार्य कर रहे हैं, उनको जो है पेंशन भी कर दे रहे हैं, और नए जो है इसकी लागू करके जो है एक प्राइवेट एजेंसी को जो है फायदा दिलाया जा रहा है, जो हम इस पूरे जो है प्रदेश के हमारे शिक्षक कर्मचारी निंदा करते हैं। और जो अधिकारी के रूप में इस उधर नारसिन के पास मौजूद गंगोत्री पेपर मिल के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। बता दें कि क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री में प्रतिबंधित पॉलिथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में क्षेत्र में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ग्रामीणों की माने तो फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी भी संक्रमित बीमारियों को दावत दे रहा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कई लोग कैंसर जैसी हानिकारक बीमारी से ग्रस्त हैं। बता दें ग्रामीणों के हंगामे के बाद प्रशासन हरकत में आया है। और जी बहुत टाइम से यहाँ पर पोल्यूशन चल रहा है इसका, और कई बार मतलब मुख्यमंत्री में भी कई बार वो दी है एप्लीकेशन इसकी, और जी क्या नाम डीएम से भी इसकी वो बनी थी, टीम गठित हुई थी, और उसमें भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं दिख रही। और जो पोल्यूशन विभाग के अधिकारी आए, इन्होंने हमारे 2 आदमी जबरदस्ती अंदर गए, और इस पर कोई मतलब अब तक हमें ऐसा लग रहा है अभी तक इन्होंने कार्रवाई आज की, क्या उसका संतुष्ट है? अभी कोई संतुष्ट नहीं है। उधर रुद्रपुर में पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोर गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14 चोरी की बाइक बरामद की है। पिछले कई दिनों से जनपद में वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं। उसको ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल टीम वाहन चोरों को गिरफ्तार करने के लिए बनाई गई थी। कल 4 लड़के इसमें पकड़े गए और उनके द्वारा पूछताछ से कुल 14 वाहन बरामद हुए, जो कि विभिन्न थानों से चोरी किए गए थे। आज उन लड़कों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
वहीं लक्सर में बाल विकास विभाग ने पोषण माह का आयोजन किया, जिसमें गर्भवतियों को पोषण आहार के बारे में जानकारी दी गई। बता दें कि गोद भराई की रस्म भी की गई। कार्यक्रम में नवजात शिशुओं के लिए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट भी बांटी गई और उनका अन्नप्राशन किया गया। पोषण माह प्रत्येक वर्ष सितंबर के महीने में मनाया जाता है। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हमारे ये पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। आज यहाँ पर हमने महालक्ष्मी किट का वितरण किया है, 2 बच्चों का अन्नप्राशन किया है और गोद भराई की है और इनको प्रचार प्रसार किया है कि इनको अपने भोजन में किस तरह से क्या क्या चीज़ें लेकर के अपने आप को स्वस्थ रखना है। काशीपुर क्षेत्र में गुलदार की धमक से लोगों में दहशत है। दरअसल इन दिनों गुलदार आवासीय क्षेत्र में चहलकदमी करता नजर आ रहा है। गुरुवार सुबह भी जसपुर रोड पर मौजूद एक टाइल्स फैक्ट्री में गुलदार देखा गया और इस घटना के बाद से स्थानीय लोग गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। शहर के अलग अलग कोनों में देखा गया है, जैसे कि कौशाम्बी कॉलोनी में, नौगजा कब्रिस्तान की तरफ हो गया, टीले की तरफ हो गया। अब वो तो एक दूर में था, यहाँ अब पूरी आबादी का क्षेत्र है। यहाँ पर काफ़ी घर के में बने हुए हैं, काफ़ी आबादी रहती है। लोग बाग शाम के टाइम, हवा कल अच्छी भी चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, तो लोग बाग अपने घरों के बाहर भी बैठे हुए थे। तो आबादी की तरफ के में अब वो बढ़ रहा है। तो मेरा में वन विभाग से यही कहना है कि इसको पिंजरा लगाकर जल्द से जल्द में कहीं ना कहीं इसको पकड़ा जाए। उत्तरकाशी के बड़कोट में स्थानीय लोग आवारा पशुओं से परेशान हैं। स्कूलों के बच्चों और सड़कों पर यातायात के दौरान लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार सड़कों पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन स्थानीयों का कहना है कि इन आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 30 सितंबर को पूरा हो रहा मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल। बड़ा सवाल, कौन होगा अफसरशाही का अगला मुखिया या फिर मौजूदा चेहरे को मिलेगा सेवा विस्तार। केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। गुप्तकाशी मंडल दौरे पर रहेंगे मंत्री सौरभ बहुगुणा। जनता का टटोलेंगे मन, जीत का भी अभी से दावा। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में टीचर्स ले रहे मन मुताबिक अटैचमेंट। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने तलब की रिपोर्ट, बड़ी कार्रवाई की तैयारी। देहरादून में यातायात समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस बढ़ाएगी क्रेनों की संख्या। नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों पर होगी कार्रवाई, नियमों के उल्लंघन पर होगा एक्शन।